नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर है। कांके इलाके में ईडी ने दबिश दी है। कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। रिजॉर्ट की जमीन की मापी की गई। जमीन घोटाले का आरोपी है कमलेश। आपको बता दें कि पहले भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। कमलेश के घर से 1 करोड़ कैश बरामद किया गया था। पहले 100 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। और आपको ये बताते चलें कि ईडी के 3 समन दिए जाने के बाद भी कमलेश अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद अब ईडी ने आरोपी को चौथा समन जारी किया है। तो जमीन घोटाले का आरोपी है कमलेश, जिसकी बता दें आपको, जिसके लिए ईडी छापेमारी कर रही है। देखिए, अगर बात की जाए पहले की, तो पहले भी 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया था कमलेश के ठिकाने से। कमलेश के घर से पहले भी 1 करोड़ कैश बरामद किया गया था। तो जमीन घोटाला मामले में आरोपी है कमलेश। और देखिए, ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता कमलेश हमारे साथ, संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ करिएगा ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरा मामला है? कमलेश, देखिए कांके इलाके में ईडी ने दबिश दी है। कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। ओम प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो कमलेश जो जमीन से रिलेटेड मामले में वांटेड है, ईडी के द्वारा लगातार उससे पूछताछ के लिए सम्मन दिया जा रहा है। 3 सम्मन दिए जा चुके हैं जिसमें वो नहीं पहुंचा है। इसके कारण जो है वो चौथा सम्मन भी अब उसे परस्यू किया गया है, जिसमें कि 12 जुलाई को उससे पूछताछ होनी है। पूरे मामले में आपको बता दें कि कमलेश जब ईडी के पास नहीं पहुंचा था पहले सम्मन के बाद, तो उसके बाद ईडी ने उसके ठिकानों पर दबिश दी थी और उन ठिकानों से ईडी को करीब 1 करोड़ रुपए और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उस पूरे मामले में और कई अहम जो दस्तावेज हैं जमीन से संबंधित, कुछ फर्जी डीड भी वहां से बरामद हुए थे। इन तमाम चीजों को लेकर कमलेश से पूछताछ ईडी को काफी जरूरी है और लगातार पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कमलेश जो है वो फरार है। पूरे मामले में जो 100 जिंदा कारतूस मिले थे, उस मामले को लेकर कांके थाना में भी ईडी के द्वारा आवेदन दिया गया और उन तमाम कारतूस को भी जो कांके पुलिस है उसके हवाले किया गया। और पूरे मामले में कमलेश को खोज निकालने में ईडी भी लगातार जो है वो कार्यरत है। तो वहीं रांची पुलिस के जिम्मे भी ये पूरा कार्य है। लेकिन फिलहाल रांची पुलिस की अगर बात की जाए तो वो भी कमलेश को खोजने में अभी तक नाकाम रही है। पूरे मामले में जो जमीन से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज मिले हैं उसे खंगालने की जरूरत है। और यही कारण है कि ईडी की टीम जो है वो कमलेश के रिजॉर्ट पर पहले पहुंचती है, वहां पर जमीन की मापी भी की जाती है। तो साथ ही जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे भी ईडी की टीम के द्वारा पूछताछ की गई है कि आखिर किस तरह की जमीन है, क्या वो इस बारे में जानते हैं। तमाम चीजों के सवाल जो है वो ग्रामीणों से पूछे गए हैं। और उसके बाद अब जो ईडी की टीम है, बिल्कुल प्रकाश, देखिए कमलेश जो है मोस्ट वांटेड है और इसकी तलाश कब से ही ईडी के द्वारा किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर में शुभम सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। जानकारी के मुताबिक शुभम करेज कॉलोनी में अपराधी रहे मनोज दास के घर शराब पी रहा था और इस दौरान हुए विवाद में उसे गोली मारी गई। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वारदात में साहिल दास नाम के एक शख्स का हाथ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फोन आया था सुबह में गैरेज कॉलोनी में, जहाँ पे बैठा हुआ था और कोई मर्डर करके मेरा भाई का भाग गया। वहाँ पे कोई अभी तक मिला नहीं है, तो प्रशासन बॉडी उठा के दिया है पोस्टमार्टम हाउस में। अभी विवाद का तो वैसा नहीं पता मेरे को किससे था वैसा विवाद, लेकिन उठता बैठता था गैरेज में, जान पहचान उसका था तो उठता बैठता था, बराबर जाता था। लेकिन किसके साथ क्या घटना हुआ ये चीज़ हमको अभी तक नहीं पता चल पाया। कल रात एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो उसी के जांच के क्रम में यहाँ पे हम लोग की टीम सब आई हुई है और अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों का नाम आ रहा है, उनके ऊपर भी जांच की जा रही है। सर क्या चीज़ से मारा ये सर? अभी उसके बारे में क्लियर कट बता नहीं सकते हैं।
हजारीबाग के बरही में विवाद गहराता जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज यादव के समर्थक आमने सामने हैं। दरअसल बरही कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला यादव के बेटे रविशंकर अकेला यादव और पूर्व विधायक मनोज यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से बरही के चौपारण में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हालात को देख प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया है। बावजूद इसके मंगलवार रात कुछ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के घर हमले का मामला सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि इसी विवाद की वजह से उनके घरों को निशाना बनाया गया है। ये बात ही है, लोकतंत्र में पुतला दहन करना किसी को अधिकार है। पुतला दहन करो, नारा लगाओ, ये अलग बात है। मेरा कहना है कि यदि जो कोई पुतला दहन करता है तो दूसरा भी पुतला दहन करेगा। अब पुतला दहन करने में आन करके गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये पूर्व विधायक के द्वारा ये गलत है। 10 बजे हम घर आए, घर में आकर के खाना खाया और ऊपर छत पर हम सो गए। हमारी छोटी बहू जो है से नीचे नीचे रूम में सोई हुई थी और इधर से 5-7 लोग आए हैं और उसके बाद आवाज़ दे रहा था बालकिशुन जादव बड़ा महीनी से। उसके बाद जब हम नहीं उठे तो सामने वाला पर्टिकुलर वाला बॉल तोड़ दिया। 2 बोलेरो से आया लोग और हमारे घर में तोड़फोड़ किया और मारपीट करने के लिए धमकी दे रहा था। कमाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान कर रही है। इसको लेकर आज बोकारो विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शिरकत करेंगे और इस सभा के जरिए बोकारो विधानसभा के 588 बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह को लेकर धनबाद के लोकसभा सांसद ढुलू महतो ने जेएमएम पर हमला बोला है। आपको बता दें कि ढुलू महतो ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जेएमएम को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस व्यक्ति का परिवारवाद के वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम स्वयं परिवार ने किया है। उनका अहम भूमिका रहा। सत्ता के लालच में, सत्ता के स्वार्थ में व्यक्तिगत और परिवार से कहीं बाहर जाने ही नहीं देता। इसलिए देखिए कि जब अपने नेता का नहीं हो सकता है, अपने स्वयं भाभी का नहीं हो सकता, तो दूसरे का नहीं हो सकता है। और अगर सम्मान है और सम्मान मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मिलता है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए आईईडी बम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की मुस्तैदी से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर बैनर लगाकर ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग 4 घंटे तक ठप रहा और इसी दौरान उन्होंने ट्रैक पर आईईडी लगाने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटाया और जांच के बाद रूट पर दोबारा ट्रेनों का आना जाना शुरू हो पाया। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद भी अनुसूचित जाति छात्रावास का अभी तक कायाकल्प नहीं हुआ। दरअसल मेदिनीनगर के रेडमा के अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास का 2 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया था। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने जर्जर छात्रावास को देखकर छात्रों को नई बिल्डिंग बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अधिकारियों ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। छात्रावास का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर के रेडमा स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में। मैं ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं इस छात्रावास के यहाँ पे छात्र भी मौजूद हैं। पहले तो मैं इस छात्रावास का जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये काफी पुराना बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर अवस्था में है अभी फिलहाल ये बिल्डिंग, और इसी में रहने को मजबूर है यहाँ के छात्र। आप उनके कमरों की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। पूरा जो छत है वो टूट चुका है और टुकड़ा लगातार छात्रों के सर पे कमरों में गिरते रहा। झारखंड का मुख्यमंत्री जी पहला बार ये छात्रावास में पहुंचे। हमको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे कुछ कर सके हॉस्टल के लिए, और हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई थी कि कम से कम छात्रावास अब लगता है कि अच्छे ढंग से उस वक्त के लिए यहाँ पे बिल्डिंग बना। मुख्यमंत्री हॉस्टल में आए थे तो बहुत मतलब आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द ही हॉस्टल का नया मतलब स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग इस पर पे आया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पहुंचे थे, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे,
बावजूद इस जर्जर भवन का कायाकल्प होता है और नए भवन का निर्माण होता है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। दुमका में बिहार के एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। ये मामला बास्की चक का है, जहां पर इंजीनियरिंग के एक छात्र पीयूष की मयूराक्षी नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया के मंजरी चौक का रहने वाला पीयूष अपने एक साथी अमर आनंद के साथ दुमका में रहने वाले एक दोस्त गौरव कुमार से मिलने के लिए पहुंचा था और सभी ने बास्की चक घूमने का प्लान बनाया था। मंगलवार की शाम सब बास्की चक पहुंचे। इस दौरान एक चट्टान के पास नहाने के दौरान पीयूष का पैर फिसला और वो डूब गया। चोट लगा छत्तीसगढ़ के कांकेर में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर गुमला के रहने वाले थे और कांकेर में नाला निर्माण में लगे थे। नाला ढहने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जिस कंपनी के लिए मजदूर काम कर रहे थे, कंपनी प्रबंधन ने मजदूर के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। हालांकि मिशन बदलाव गुमला की टीम ने इस पर नाराजगी जताई और ज्यादा मुआवजा देने की मांग की। विरोध बढ़ता देख कंपनी ने दोनों मृतक के परिजनों को 3-3 लाख का चेक और शव लाने का खर्च दिया है। परिस्थितियों में हमारे मजदूर भाई यहाँ पे जब अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पे अपना मजदूरी कर रहे थे, अपना पूरा जीवन यहाँ पे दे दिए हैं और आज उनकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है और इसके बावजूद भी अगर उनको एक सम्मान हक नहीं मिल पाए तो ये बहुत निंदनीय और बहुत चिंतनीय वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले। राजधानी रांची की मुख्य सड़कों से जाम हटाने को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल कोर्ट ने नगर निगम को रांची की मुख्य सड़कों से जाम से निजात के लिए सब्जी विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर नगर निगम को ट्रैफिक पुलिस के साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची को जाम से निजात दिलाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा भी है कि राजधानी रांची के जितने मुख्य चौक चौराहे हैं तमाम जगहों से जाम को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और नगर निगम इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबसे पहले जो सब्जी विक्रेता हैं, फुटपाती दुकानदार हैं, उनके लिए पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद हटाया जाए। कहा कि नहीं कि आपको दुकान हटाना है? नहीं हटाना है, नहीं हमको जानकारी नहीं है। कोई जगह उपलब्ध कराई गई आपको, वैकल्पिक जगह? नहीं। जाम तो लगता है, लेकिन क्या है कि सब्जी भी तो हम लोग के लिए जरूरी चीज है ना। इसके लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो नगर निगम करे। ये लोग तो उसके लिए तैयार है और जाम से निजात अगर मिलता है इसके लिए तो हम लोग भी इसका स्वागत करेंगे और इन लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करके दे। क्या आप लोगों को अभी तक हटाने को निर्देश दिया गया कि आया है बाबू, सब है आया जी। तो अभी तक आपने हटाया क्यों नहीं? हटा दिए हैं बाबू, देखिए ना किनारा में है, हम एकदम अपना दुकान है, हम अपना दुकान के आगे बने। लेकिन बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर 15 जुलाई तक नगर निगम को इस मामले में अपना जवाब जो है शपथ पत्र के जरिए दाखिल करना है। साथ ही यह बताना है कि उसने इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर का वैद्यनाथ धाम स्टेशन से बहुत जल्द ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। वंदे भारत ट्रेन वैद्यनाथ धाम स्टेशन से बनारस जाएगी, जिसको लेकर स्टेशन में तेजी से काम भी चल रहा है। गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया से जानकारी देते हुए लिखा है, उम्मीद है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सावन से पहले ही कर दी जाएगी। वैद्यनाथ धाम स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। देवघर का वैद्यनाथ धाम स्टेशन एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। जिस जगह से सिर्फ लोकल ट्रेन का परिचालन हो रहा था, वहीं अब बहुत जल्द यहां से वंदे भारत ट्रेन का भी परिचालन होगा, जो देवघर के वैद्यनाथ धाम स्टेशन से सीधे बनारस के लिए जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के वैद्यनाथ धाम स्टेशन में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर तेज़ी से जो है ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि यहां से ही यानी कि सीधे बाबा वैद्यनाथ धाम से आप सीधे बाबा काशी पहुंच सकते हैं, काशी विश्वनाथ पहुंच सकते हैं। यानी कि 2 तीर्थ स्थल एक जगह से जुड़ने जा रहा है वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है कि सावन से पूर्व ही यहाँ से वंदे भारत का परिचालन शुरू किया जा सकता है, जहां पर वंदे भारत का सीधा परिचालन देवघर से किया जाएगा, वैद्यनाथ धाम स्टेशन से किया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात देवघर के लिए दी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
इन दिनों बाजार में आपको बता दें कि फलों का राजा आम खूब बिक रहा है और ऐसे में हजारीबाग के डाढ़ा पंचायत के आरा गांव से झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ी मात्रा में विभिन्न किस्म के आम का निर्यात होता है। कृषि के क्षेत्र में आम की बागवानी कर यहाँ के किसान एक नया आयाम कर रहे हैं। आम बागवानी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। मकई ये सब होता था, मोटा अनाज, समझे न, तो हम लोग सोचे कि माने इससे बढ़िया कि आम लगा दें यहाँ पर, और उसी समय से लगाए, करीब 25-30 साल पहले से लगा हुआ है सर। यहाँ पे सारे गांव के निवासी के पास एक एक बड़े बड़े बगीचे हैं और सारे लोग मुनाफे कमाते हैं बढ़िया से आम की खेती में। और हमारे आम यहाँ से लगभग बिहार और अन्य राज्यों में भी जाते हैं। यहाँ का बहुत मीठापन है और आम यहाँ से जैसे बहुत दूर दूर का आदमी भी जाता है और खाने में स्वादिष्ट ज़्यादा इसका है। और यहाँ से छाट का मिलता है, जो आपको चाहिए वो आम मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम हजारीबाग के एक ऐसे गांव में है जिसकी इस गांव की जो पहचान है आम से ही होती है। देखिए हम हजारीबाग के आरा गांव में है और यहाँ के जितने घर आपको मिलेंगे सभी घर प्रति जो है एक आपको आम का बगीचा यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। लोग जो है दिन को बगीचे में ही दिन काटते हैं और आम का जो है वो देखभाल करते हैं। देखिए आपको हम आम की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कई वैरायटी के यहाँ पे जो है आम वो यहाँ पे उगाए गए हैं। लोग जो है इसे बेचकर एक अच्छा खासा आमदनी भी अर्जित कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आम की बात कर ले तो झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के अलावा बिहार और अन्य राज्य में भी यहाँ से आम जो है वो खरीदार जो है वो खरीदारी करके लेते जाते हैं। और यहाँ का जो आम का मिठास है वो काफी खास बताया जाता है और किसानों के लिए एक जीविकोपार्जन का अच्छा जरिया भी माना जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन नहीं बनने से बारिश रुक गई है। मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी है। आज डाल्टनगंज का पारा 38.4 डिग्री पहुंच गया। इस पर वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए 28 से लेके 5-7 तक बारिश हुई है, तो उसमें किसान को अगर बीज तैयार करने का थोड़ा समय जरूर मिला होगा। और 7 के बाद से अभी तक में जो लास्ट 2-3 दिन है और कल तक में भी 10 में थोड़ा कमजोर रहेगा। तो मानसून की स्थिति ऐसी रहती है, हर समय एक्टिव या विग्रस मानसून नहीं रहता है। बीच बीच में जो एक्टिव और वीक फेज है वो भी चलता रहता है। तो अभी वीक फेज में एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ेगा और फिर लोगों को भी और किसानों को भी राहत देखने को मिलेगी। में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं मूसलाधार बारिश का आलम है तो कहीं बारिश के इंतजार में लोग आस लगाए बैठे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है जमशेदपुर, जहां पर किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बारिश नहीं, दूसरी तरफ कृषि विभाग से किसानों को समय पर बीज नहीं मिल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण गर्मी की मार और अब बारिश का इंतजार। ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां मानसून के एंट्री से कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, तो जमशेदपुर के आसपास के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ मानसून सबसे लेट हो रहा है। जून में अब तक सामान्य से 70% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियां, तालाब, चापाकल और बोरिंग सूख गए हैं। इससे पहले साल 2019 में 17 जून को ही मानसून ने दस्तक दे दिया था। साल 2020 में 13 जून, साल 2021 में 17 जून, साल 2022 में 19 जून, साल 2023 में 24 जून और साल 2024 में अब तक किसान मानसून की राह देख रहे हैं। झारखंड में मानसून ने दगा दे दिया है, जिसकी वजह से जमशेदपुर शहर के लोगों को जहां बिजली और पानी की परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून नहीं होने से गांव के किसान काफी परेशान हैं। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस खेती में धान की रोपनी काफी महत्व मानी जाती है बरसात के समय, और अब जो है काफी देर होता जा रहा है और बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीद जो है वो खत्म होने के आसार पर है। बावजूद किसान जो है रिस्क लेते हुए इस सूखे हुए खेत में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खेत जो है पूरी तरह से मिट्टी सूखा हुआ है, बावजूद धान की बीज जो है इसमें बोई जा रही है और इनको आस है कि भगवान आसमान से बारिश गिराएंगे और उसके बाद धान की जो रोपनी है भले ही देर हुई हो मगर धान की खेती अच्छी हो जाए। जमशेदपुर के आसपास के किसानों का हाल बेहाल है। बारिश नहीं होने के चलते खेत पूरी तरह से सूख गए हैं।
किसानों को अब फसलों की चिंता सताने लगी है। इसीलिए बारिश नहीं होने के बावजूद किसानों ने खेत में बीज लगाना शुरू कर दिया है। देखिए परेशानी तो बहुत हो रहा है। हम लोग आशा करके बारिश हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोग बीज तो डालेंगे, अभी टाइम हम लोग के पास नहीं है। इसके चलते हम लोग मजबूर में डाल रहे हैं बीज। सही टाइम में वर्षा करता है, धान होता है। अभी सही टाइम में पानी गिरता नहीं है, सही टाइम में धान होता नहीं। अच्छा, काफी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो होता ही है। हाँ, परिवार चलता है। अच्छा होने से परिवार चलेगा, नहीं होने से नहीं चलता है। दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। हम लोग खेती बड़ा है, थोड़ी ना हम लोग नौकरी चकरी है। हम लोग खेती बाड़ी करता है। पहले का जमाना में समय में पानी गिरता था, अभी तो समय में नहीं गिरता है। कारण क्या है? पेड़ पौधा कारण है, पेड़ पौधा भी काट देता है आदमी लोग, भाई लोग। इसी के चलते भी पानी रुक जाता है। ऊपर वाले सब तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आएगा आएगा, इसी के चलते हम लोग हड़बड़ा करके दे रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।